नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज करेंगे 2 राज्यों का दौरा। आपको बता दें, कर्नाटक और गोवा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री कर्नाटक के अडुपी में श्री कृष्ण मठ जाएंगे और इसी के साथ मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बाद गोवा के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ जाएंगे। भगवान राम की 77 फीट की मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो भगवान राम की स्थापित की गई कांस्य मूर्ति है और इसी का अनावरण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कर्नाटक और गोवा जाएंगे पीएम मोदी। आज 2 राज्यों का दौरा करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं। कर्नाटक और गोवा जाएंगे पीएम मोदी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोवा और कर्नाटक जाने वाले हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं, दौरे से जुड़ी क्या कुछ है पूरी जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे और दोनों राज्य आज साउथ के कहे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे और कर्नाटक के बाद गोवा का दौरा करेंगे। कर्नाटक में प्रधानमंत्री का एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। तो कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और श्रीमठ मठ में एक लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम का रखा गया है, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और इसके बाद गोवा के लिए रवाना हो जाएंगे। गोवा के अंदर श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ है, वहां पर 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम के विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया है, जो कांस्य की बनाई गई है। उसका अनावरण आज प्रधानमंत्री करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक गोवा दोनों धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज कोलकाता और गोवा जाएंगे पीएम मोदी। आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जारी हो सकती है नर्सरी एडमिशन नियमावली। तो सत्र 2026-27 में नर्सरी में दाखिले के लिए नियमावली आज जारी होगी। 31 मार्च 2026 को 3 से 4 साल बच्चों की आयु होनी चाहिए। केजी एडमिशन के लिए 4-5 साल होनी चाहिए बच्चों की एज। तो पहली क्लास में एडमिशन के लिए आपको बता दें 5 से 6 साल बच्चों की उम्र होनी चाहिए। प्रधानाचार्य अधिकतम 1 माह की दे सकेंगे छूट। तो स्कूल को वेबसाइट पर डालनी होगी एडमिशन की गाइडलाइंस। एडमिशन फॉर्म के अधिकतम 25 रुपए ले सकेंगे स्कूल। एडमिशन के प्रॉस्पेक्ट्स खरीदना अनिवार्य नहीं होगा। कैपिटेशन फीस के नाम पर वसूली नहीं रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज नर्सरी एडमिशन नियमावली जारी होने वाली है, क्या क्या गाइडलाइंस आ जाएंगी, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में एडमिशन के लिए लगातार मारामारी रहती है और जब यहाँ फीस बढ़ाने से लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस निजी स्कूल लगाते हैं, ये विषय चर्चा का केंद्र है और पूरे दिल्ली
तमाम राज्यों में इसकी चर्चा होती है, उसकी सीरीज बचा होती है कि पूरे देश के तमाम राज्यों के लोग दिल्ली में रहते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तरफ से ऐलान किया गया है कि दिल्ली के जो निजी स्कूल है उसमें एडमिशन प्रक्रिया के लिए एक नियमावली सरकार बना रही है, उसको आज वो जारी कर सकती है। और उस नियमावली में साफ तौर पर कहा गया है कि जो स्कूल फीस वसूलने के नाम पर तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे उसमें प्रोस्पेक्टस खरीदने का फीस हो, फॉर्म खरीदने की फीस हो, कैपिटेशन फीस हो, तमाम फीसों पर कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार रोक लगाने की दिशा में रही है। और फीस का फॉर्म के लिए भी उन्होंने तय कर दिया है कि एडमिशन फॉर्म अगर खरीदना है किसी भी बच्चे के लिए पेरेंट्स को तो 25 रुपए ही चुकाना होंगे और कैपिटेशन फीस नहीं देनी होगी। प्रोस्पेक्टस स्कूल का खरीदना अनिवार्य नहीं, अगर पेरेंट्स चाहे खरीदते तो नहीं खरीदे। तमाम के और भी शुल्क एडमिशन के दौरान लगाए जाते हैं। और इसके अलावा दिल्ली सरकार चाहती है कि स्कूल उम्र का हवाला देकर एडमिशन के समय मनमानी करते हैं, चाहे वो नर्सरी में हो चाहे कक्षा 1 में हो। इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली सरकार चाहती है कि जितने भी स्कूल पूरे राज्य में है उस स्कूल के लिए एक नियमावली हो, उम्र का हिसाब किताब भी एक ही ट्रैक पर हो, ताकि कोई भी स्कूल अपनी मनमानी नहीं दिखा सके। दूसरा सबसे बड़ा ये भी अहम मुद्दा इसमें हो सकता है कि जो स्कूल जिस क्षेत्र में जिस एरिया में वहाँ के स्थानीय लोगों को वरीयता देनी पड़ेगी। जो इनके बच्चे वहां पर एक पढ़ रहा है तो दूसरे बच्चे को भी वहां वरीयता उनको देनी पड़ेगी। और स्थानीय जो लोग हैं उनके एडमिशन पहले उनको करने वालेंगे बाहर के लोग, ताकि जो स्कूल के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जमीन दी जाती है वो छूट दी जाती है। इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइंस तय की जाएंगी। देखना होगा कि इन गाइडलाइंस के खिलाफ निजी स्कूलों की जो एसोसिएशन है उनकी राय क्या रहती है, क्या वो सहमत होते हैं या फिर इस पर अपनी नाराजगी भी जताते नजर आते हैं। और वहीं तो एडमिशन के लिए तैयार हो रहे पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तनवीर, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मृत बीएलओ के आश्रितों को सपा देगी 2-2 लाख रुपए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां चुनाव आयोग से 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई है। अव्यवहारिक लक्ष्य देकर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां मृत बीएलओ के आश्रितों को सपा देगी 2-2 लाख रुपए। चुनाव आयोग से 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई है। अव्यवहारिक लक्ष्य देकर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है। मृत बीएलओ के आश्रितों को सपा 2-2 लाख रुपए देगी और इसी के साथ चुनाव आयोग से भी मांग की गई है। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मृत बीएलओ के आश्रितों को समाजवादी पार्टी की तरफ से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। पूरा अपडेट क्या है, जिस तरीके से चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया गया है? प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो रहा है और एफआईआर के दौरान जो है एक अगोंडा के एक बीएलओ की जिसने आत्महत्या कर ली और उसके बाद जो है कई मामले सामने अब तक आ चुके हैं देश भर से। और लगातार जो है इस तरीके से बीएलओ के एफआईआर के दबाव को लेकर के जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसी के चलते जो है लगातार ये देखा जा रहा है कि पूरे देश की वित्तीय दल जो है
लगातार जो है चुनाव आयोग को घेर है। उनके द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 1 महीने का जो वक्त दिया गया है बीएलओ को पूरे एसआईआर को कराने का, ये चुनाव आयोग जल्दीबाजी क्यों कर रहा है? 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, बाकी राज्यों में भी 26 और इसी प्रकार से चुनाव में भी काफी समय है। तो बीएलओ को जो है कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम मिलना चाहिए, जिससे कि वो आराम से एसआईआर कर लें। लेकिन जिस दबाव के चलते रोज के द्वारा इस प्रकार से सुसाइड के कदम उठाए गए हैं, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है, जिसके चलते हालांकि समाजवादी पार्टी जो विपक्षी दल लगातार एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर भी रही है, वहीं पर उसने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है और लगातार उनके द्वारा जो है पत्र लिखे जा रहे हैं और चुनाव आयोग को पूरी विपक्षी दल के तौर पर जो है कटघरे में घेरा जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस ने भी कल इसी प्रकार से हंगामा किया था और चुनाव आयोग को के ऑफिस दफ्तर को प्रयास किया था। हालांकि काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे, जिससे कि ज्यादा वहां पर बाधा नहीं कर सके कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो कह सकते हैं कि एसआईआर का मुद्दा आज की डेट में जो विपक्षी दल का सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस प्रकार से बीएलओ की देर से मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, तो वो एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, साथ ही मृत बीएलओ के आश्रितों को अब समाजवादी पार्टी 2-2 लाख रुपए देगी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा ने 44 नेताओं को सौंपी एसआईआर की जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी ने 44 नेताओं को एसआईआर की जिम्मेदारी सौंपी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेता एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी समर्थक मतदाताओं की पूरी एसआईआर प्रक्रिया कराएंगे। बलराम यादव को आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आजमगढ़ की जिम्मेदारी बलराम यादव को सौंपी गई। विशंभर प्रसाद निषाद बांदा फतेहपुर में निगरानी करेंगे। सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या की जिम्मेदारी संभालेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विशंभर प्रसाद निषाद बांदा फतेहपुर में निगरानी करेंगे। तो लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा नेता का भ्रमण करेंगे, तो बीएलए व बूथ प्रभारियों की सूची की समीक्षा करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 44 नेताओं को एसआईआर की जिम्मेदारी सौंपी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से 44 नेताओं को एसआईआर प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब कैसे ये नेता काम करेंगे, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? देखा जाए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जो है लगातार जो है चुनाव आयोग को लेटर लिख रही है और जिन कई जिलों में उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट ही गायब है, और इसको देखते हुए उनके द्वारा कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को पूरी तरीके से घेरा था। उनका ये कहना था कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिन जिन विधानसभा से जो है भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहां से वो 50% के आसपास जो है समाजवादी पार्टी के जो वोट है उनको काटने का जो है एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए जिस प्रकार से लेटर लिखे जा रहे हैं, वहीं पर अब समाजवादी पार्टी ने बड़े नेताओं सहित जो है 44 नेताओं को जो है इस काम पे लगाया गया। सभी नेताओं को जो है कहा गया है कि अपनी अपनी विधानसभा पर जा करके जो है बाकायदा जो है पूरी जांच करें, और जो एसआईआर के तहत जो फॉर्म भराए जा रहे हैं तो लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और इन नेताओं के साथ उनके कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगे। अगर हम बड़े नेताओं की बात करें तो सपा नेता बलराम यादव को आजमगढ़ का पूरा जिम्मा दिया गया है। शिवपाल यादव को जो है इटावा का, और विशंभर प्रसाद निषाद को बांदा और फतेहपुर 2 जगह के जो है उनको कारोबार दिया। अवधेश प्रसाद को जिम्मेदारी जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद जो है लोकसभा चुनाव में जो है अयोध्या से उन्होंने जीत हासिल की थी, और ये सबसे बड़ा एक बड़ी जीत मानी गई थी। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से
समाजवादी पार्टी को जो आशंका है कि एफआईआर के माध्यम से जो है सरकार जो है उनके वोटों को काट देगी, जिससे कि 2027 के चुनाव में जो है उनकी पार्टी को हराने के लिए जो है एफआईआर कराई जा रही थी। इसी के तहत उनकी तरफ से ये सतर्कता की गई है कि इन बड़े नेताओं को जो है लगा करके जो किसी प्रकार से जो है एफआईआर के माध्यम से उनके वोटरों को वोटर लिस्ट से काटा ना जा सके और जिससे कि 2027 का चुनाव जो है तरीके से लड़ाई हो सके। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग को घेर रहा है और लगातार पत्र लिख रहा है और सवाल उठा रहा है, वहीं पर अपनी तरफ से जो है अपने बड़े नेताओं को जो है पूरे विधानसभा में उत्तर प्रदेश के उनके द्वारा जो है तरीके से एफआईआर फॉर्म भरवा करके जो है सबमिट करने की कार्रवाई भी कर रहा है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलराम यादव को आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से हटाने की मांग की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से हटाने की मांग की गई। संगठनों ने बीएलओ के आत्महत्या मामले पर चिंता जताई है। शिक्षकों को बीएलओ बनाने से स्कूलों में असर पड़ रहा है और इसी के लिए ड्यूटी हटाने की मांग की गई है। दिवंगत बीएलओ के परिजनों को नौकरी की मांग की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुटे हुए। मनीष जी, इस तरीके से शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी हटाने की मांग की गई और साथ ही ये भी कहा है कि उनकी ड्यूटी वहां लगने से स्कूलों में भी असर पड़ रहा है। कुछ इस प्रकार से देखा जाए एफआईआर को लेकर के जो है बीएलओ के ऊपर जो है काफी दबाव है और दबाव के चलते जिस प्रकार से अनिल यादव गोंडा के निवासी थी, उनके द्वारा जो है सुसाइड किया गया, उसके बाद शिक्षक संघ के द्वारा जो है मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है और पत्र में उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी शिक्षक है, शिक्षकों को जो है शिक्षा मित्र जो है जिनको बीएलओ की कार्यभार दिया गया है, उनको जो है इन बीएलओ से हटाया जाए, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि इससे जो है बच्चों की पढ़ाई पर जो है काफी असर पड़ रहा है। उनके द्वारा ये कारण दिया गया है। साथ ही साथ जिस प्रकार का जो है एफआईआर को लेकर के चुनाव आयोग और जो भी अधिकारी हैं जिले के, उनका दबाव काफी ज्यादा है, जिसके चलते जो है आगे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और भी कोई ऐसा अनिल यादव जैसा कोई और भी कदम ना उठाए, इसी को लेकर के जो है मुख्यमंत्री से मांग की गई है। साथ ही साथ अनिल यादव के जो परिजन हैं उनको सरकारी नौकरी के साथ में 50 लाख मुआवजे की बात जो है सरकार से की गई। तो कह सकते हैं कि काफी दबाव है और जिस दबाव के चलते जो है शिक्षक संघ के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया है कि जिससे क्योंकि काफी कम समय जो है एफआईआर कराना है और बीएलओ के ऊपर जो दबाव है उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। जिस प्रकार से देखा सकता है गाजियाबाद में बीएलओ के ऊपर एफआईआर की गई है, ऐसे और भी जिले हैं जहां पर एफआईआर हो रही है। तो इन दबावों के चलते शिक्षक मित्र इस पूरे मामले से एफआईआर से हटना चाहते हैं। इसी के तहत जो है उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री उनकी इस मांग को किस आधार पर क्या निर्णय लेते हैं, अब तो ये समय ही बताएगा। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएलओ की ड्यूटी हटाने की मांग की गई है। शिक्षकों को बीएलओ बनाने से स्कूलों में असर पड़ रहा है। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ज्योतिबा फूले के जीवन दर्शन का स्मरण किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कहा कि सामाजिक समरसता का संदेश दिया, नारी शिक्षा एवं वंचितों के सशक्तिकरण का काम किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही कहा कि महात्मा फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से ज्योतिबा फुले को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा फुले की पुण्यतिथि पर आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी और एक जिस प्रकार से जो एक मैसेज है, मैसेज के तहत जो जिस प्रकार से उनका स्मरण करते हुए नारी शिक्षा और दलित वर्गों के सशक्तिकरण के हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले के आजीवन संघर्षरत रहने की बात कही कि हमेशा ही महात्मा ज्योतिबा फुले जो है नारी सशक्तिकरण और जो वंचित वर्गों के लिए उन्होंने हमेशा ही लड़ाई लड़ी और इसी प्रकार का एक संदेश जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को दिया और इस मौके पर श्रद्धांजलि दी। उनका भी साफ तौर से यही कहना है मुख्यमंत्री का कि हम भी नारी सशक्तिकरण जो एक अभियान उत्तर प्रदेश और देश की सरकार चला रही नारी तो उसी राह पर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार भी चल रही है और वंचितों का ध्यान रखा जा रहा है। नारी सशक्तिकरण का लगातार हर राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या उनके एनडीए साथियों के द्वारा जो है नारी सशक्तिकरण के काफी सारे स्कीमें चल रही हैं, नारियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि इसी के तहत जो है एक्स पर लिख करके मुख्यमंत्री ने एक संदेश एक बार फिर दिया है। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। यातायात प्रभारी के शुक्ला ने अभियान का नेतृत्व किया है। शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो पुलिस के डर से गलियों में भागते दिखे बाइक सवार। यातायात माह के अंतर्गत ये वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के डर से गलियों में भागते दिखे बाइक सवार। तो यातायात माह के अंतर्गत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहां डीएम एसएस अवस्थी ने एसआईआर का जायजा लिया है। एपीजे अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज जीजीआईसी पहुंचे डीएम, विभिन्न कॉलेजों का निरीक्षण कर एसआईआर की काम को परखा है। शिक्षकों के सहयोग न करने पर नाराजगी जताई है। डीआईओएस को शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। पंजाबी मार्केट का भ्रमण कर लोगों को जागरूक भी किया है। तो जागरूकता बढ़ाते हुए एसआईआर फॉर्म भरने की अपील भी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।